हाँ जी बच्चों की हाल है। तो वेलकम बैक टू अड्डा 247 फिजिक्स थेरेपी। मैं आपका एक ही सर फिर से लेकर आया हूँ। फिजिक्स की बहुत ही अच्छी टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो आज की जो हमारी टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। मीन आपको एक डाइपोल दिया जाएगा और उस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन या इनडाउन पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी है। एक बार में हम देखेंगे। आप फ्रेश कर लीजिए अपने माइंड को और बैठ जाइए, वीडियो को कॉन्टिन्यूसली देखिए। ये मेरी 100% गारंटी है कि बस आपको एक बार में वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, जो हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं। थ्योरेटिकली भी लिखने को भी आते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने को भी आते हैं और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हर साल की बात है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हम पहले भी बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है, जिसमें से एक चार्ज नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस होती है। हाँ, ये दोनों जो चार्जेस, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक बच्चों, तो ये चीजें हम बता चुके हैं आपको। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या चीज देखना है, उसके पहले आप देखिए कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बना रखा है कि नहीं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मैंने बना रखा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। ओके, ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितनी है बच्चों। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 2l है। और इसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ डाइपोल जो होता है, इसकी हर एक चार्ज से जो डिस्टेंस होती है, दोनों चार्ज से ईच चार्ज से जो डिस्टेंस होती है वो l होती है। ठीक है, मींस ओरिजिन पॉइंट का ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम बता ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आपको एक डाइपोल में ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्जेस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, दो इक्वल चार्जेस को होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। अगर ये 10 कूलम का है तो वो भी 10 कूलम का होगा, बट अपोजिट नेचर के होंगे। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द सेपरेशन, दूसरी बात का ये ध्यान देना है आपको। द चार्जेस आर, ध्यान दीजिएगा, द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल फिक्स्ड टोटल डिस्टेंस टू एल। चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसे आप टू एल कहेंगे। याद रखिएगा, इसे आप क्या कहते हैं, टू एल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एल, फिर यहाँ से यहाँ तक एल, मिलाकर टोटल टू एल हो गया। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों डायपोल में याद रखने के लिए, द ओरिजिन, द डिस्टेंस फ्रॉम द geometric center O to either individual charges is exactly L। तो क्या मैंने बताया कि ये ओरिजिन पॉइंट या सेंटर पॉइंट से हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस है उसे आप एल एल लेते हो। आईओपी डाइपोल में इतनी चीजें आपको रिकैप मैंने करा दी, समझ करोगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारी जो मेन टॉपिक है उसकी ओर आएंगे। हमारी मेन टॉपिक क्या है, डिफाइनिंग द एक्सियल पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको देखिए एक डाइपोल ऐसे दिया जाएगा, ये डाइपोल जिसमें से ये नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल में ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एल है, यहाँ से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस है वो एल है। और जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बने बच्चों ये कितनी हो गई, टू एल हो गई ये डिस्टेंस। ओके, ये टू एल टोटल डिस्टेंस है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या समझना है, ये एक पॉइंट रखा हुआ है, मेन से एक पॉइंट है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या होता है आप जानते हो। हम सभी ऑब्जर्वेशन में एक चार्ज लेते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं। कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इसके बारे में भी देखिए हम बता चुके हैं। टेस्ट चार्ज सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए होता है और क्यू नॉट के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो क्यू नॉट आपका बना है, ये क्यू नॉट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही पर आपका रखा हुआ है, क्या बच्चों, यहाँ पर आपका रखा हुआ है ये क्यू नॉट। याद रखिए इस बात को। ओके, ये क्यू नॉट है और ये क्यू नॉट कहां पर रखा हुआ, एक्सियल पोजीशन। इस डायपोल की एक्सिस यही है ना, ये है ना एक्सिस, देखिए ये एक्सिस है और इसी एक्सिस पर रखा है कौन, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज वाला।
अब इस टेस्ट चार्ज की जो डिस्टेंस है ये इस डायपोल से कितनी दूर है? इस डायपोल से r डिस्टेंस पर है। ध्यान दीजिए कितने डिस्टेंस पर है बच्चों? r डिस्टेंस पर है। मींस ओरिजिन से ही हमने मेजर किया हुआ है इस टेस्ट चार्ज या पॉइंट p की डिस्टेंस को। तो आप समझ गए ना कि ओरिजिन का कितना इंपॉर्टेंस है। हम किसी भी डायपोल उसके ओरिजिन से ही डिस्टेंसेस वगैरह को मेजर करते हैं, उसके ओरिजिन का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम O लिखते हैं और हर एक चार्ज को इंडिविजुअल डिस्टेंस से हमें स्मॉल l के फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर है इस डायपोल के एक्सिस पर। इसकी डिस्टेंस इस डायपोल से कितनी है बच्चों? देखिए ये r डिस्टेंस है। कितनी है बच्चों? r डिस्टेंस है। ओके ठीक है। अब इस प्लस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है? इस चीज को जरा देखिए, समझिए, बहुत जरूरी है क्योंकि आगे ये देखिए न्यूमेरिकल्स में, सॉरी डेरिवेशंस में आने वाले, क्योंकि आप डेरिवेशन जानने जा रहे हो ना कि फॉर्मूला कैसे बनना है, ये हमें जानना है ना। इसीलिए कह रहे हैं एक बार में समझिए इसको। देखिए ये जो प्लस चार्ज है और ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इनके बीच कितनी डिस्टेंस है? चलिए देखते हैं। आप जानते हो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है? r है, जिसमें से इतनी दूर l दिया हुआ। अगर इसी r में से l हमने निकाल दिया, इतना r है इतना l है, ठीक है, यहाँ तक l है, अगर इतने l को अगर हमने निकाल दिया तो बचेगा कितना? इतना ही ना। मतलब आपने r में से l निकाल दिया, r में से l निकाल दिया, मतलब r में से आपने l को माइनस कर दिया। समझ गए बच्चों? r माइनस l, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है प्लस चार्ज और क्यू नॉट चार्ज के बीच में। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब माइनस वाले चार्ज की बात हम कर लेते हैं। तो आप जानते हो क्यू नॉट की इस डायपोल से के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो r है। यहां से की डिस्टेंस आप r जानते हो, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? दिख रहा है ना, स्मॉल l है ना। यहां से यहां तक तो r थी और यहां से यहां तक स्मॉल l है, तो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? r प्लस l होगी। अब आप जान चुके हो कि प्लस चार्ज से टेस्ट चार्ज की कितनी दूरी है और माइनस चार्ज से टेस्ट चार्ज की कितनी दूरी है। आई होप क्लियर हो गया बच्चों आपको। एक बार देख लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो बच्चों, वीडियो पीछे भी करके देख सकते हो, दोबारा से समझ सकते हो। ओके, आगे आपको ये देखिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? The axial position is any point located on the discrete line passing through the two charges of the dipole. We place our point at the distance r from the dipole center. क्या हमने बताया? क्या हमने बताया? हमने यही बताया कि ये डाइपोल का जो एक्सियल पोजीशन है, डाइपोल का जो एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डायगोनल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से होकर पास होती है। और हमारा पी पॉइंट जो है कहां पर लोकेटेड है? इसी एक्सिस पर लोकेटेड है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। पहले लिखवाए हैं तो भाई आपको पढ़ाकर समझाना भी पड़ेगा। फिर से देखते हैं यहाँ पर, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? चलिए देखें। द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू टू पी, मतलब प्लस क्यू चार्ज से इस पी की डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल। बताया था ना आर माइनस एल कैसे हुआ? यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक एल माइनस करके आर माइनस एल। क्लियर? उसके बाद क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम माइनस इज आर प्लस एल। ये भी पता चुके हैं कि यहां से यहां तक आर डिस्टेंस है और यहां से तक एल डिस्टेंस है, तो टोटल माइनस क्यू से प्लस क्यू नॉट या टेन पी तक की कितनी डिस्टेंस टोटल बनी? आर प्लस एल। आई होप ये भी समझ गए होंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस ध्यान में रखिए इन चीजों को, आगे डेरिवेशन में यूज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब हमारा देखिए क्या हम कहना चाह रहे थे कि अच्छा एक बार फिर से ये पीछे समझ लेते हैं। एक चीज और बस हमने यहां तक बात कर ली है। ये देखिए ये जो प्लस क्यू है, सॉरी ये प्लस क्यू नॉट जो है आपका मतलब पी जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, कितनी होगी, इस चीज को देखना है। देखिए ये जो प्लस क्यू है
इस क्यू नॉट पर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, है कि नहीं? इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अप्लाई करेगा, है ना? ये प्लस चार्ज इसको पुश करेगा मतलब, है कि नहीं? आप जानते हो प्लस प्लस अपोज कर देंगे, पुश कर देंगे। तो आप जानते हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। आई नो, यू नो। देखिए, तो इस डायरेक्शन में इस वाले चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से हुआ, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन, है कि नहीं? अट्रैक्शन होगा ना, तो ये इसको खींच लेगा बच्चों, है कि नहीं? तो इस जो क्यू नॉट पर, इस जो पॉइंट पर क्यू नॉट रखा हुआ है, इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये प्लस क्यू की वजह से जो कि उधर है, एक माइनस क्यू की वजह से जो कि इधर है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर से आ जाते हैं, जरूरत पड़ेगी इस स्लाइड पर हम फिर से आएंगे, बट अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है? आपने जाना वो जो पॉइंट की था बच्चों, उसी पॉइंट को हम ले रहे हैं यहाँ पर, प्लस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, माइनस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। जानते हो ना, बताया ना हमने। चलिए आइए देखते हैं, इतनी चीजें ध्यान में रखना। अब देखिए चीज क्या है, इंडिविजुअल फील्ड वेक्टर्स एट वन वेक्टर E1, वेक्टर E1 क्या है भाई, ये हमें समझना है। Exerts a repulsive force pushing right a stronger vector because the plus q charge is typically closer to, जो प्लस चार्ज है उसने जो, वो तो पॉइंट पी के मतलब क्यू नॉट के ज्यादा पास में है, उसने क्या किया? पुश। क्या किया उसने? पुश किया, ठीक है? वही चीज है, पुश किया तो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मतलब E1 में लगा। वेक्टर E2 क्या है भाई? वेक्टर E2 देखिए क्या है, exerts an attractive force pulling left, weaker vector because the minus q charge is physically farther away from the point. ये जो E2 है, ये इधर की ओर है, मतलब माइनस चार्ज की ओर है, और ये E1 से कमजोर है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में जानते थे बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, बहुत तेजी से कम होगी, स्क्वायर लॉ के हिसाब से कम होगी, ठीक है? तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा थी? माइनस क्यू चार्ज की ज्यादा थी। पिछले वाले स्लाइड में आप देखिए जरा, माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है ना, आर प्लस एल है, प्लस क्यू तो आर माइनस है, दिख भी रहा है, ये इससे कम डिस्टेंस पे, ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पे, ये कम है, ये ज्यादा डिस्टेंस पे। तो माइनस क्यू की जब डिस्टेंस बच्चों ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी, ठीक है? आई होप ये समझ गए हो बच्चों। तो सिंपली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनसाइड है ये, बिकॉज ये जो आपका है आर माइनस एल है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बच्चों नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, सभी चीजें नोट करनी है आपको, जितना मैं यहाँ पर लिखवाया वो सब नोट कर लीजिए, कुछ फालतू नहीं है यहाँ पर। ओके, कि इनसाइड क्या है कि आर माइनस एल ये छोटा है आर प्लस एल से, तो उसकी वजह से जो E1 है वो E2 से बड़ा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, बिकॉज आपने ये रिलेशन जान रखा है प्रीवियस क्लास में। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया हो बच्चों। इतनी चीजें आप नोट करिए, समझिए, अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे आगे। तो बच्चों हमारा जो अगला है मैथमेटिकल टर्म्स की होगा, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। E1 मतलब इसी पॉइंट पर लगने वाला जो E1 है, जो कि इस डायरेक्शन में था, प्लस चार्ज की वजह से ये कितना होगा? आप जानते हो बेसिक से फंडामेंटल फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। r क्या था बच्चों? वहां पर डिस्टेंस थी, बट यहाँ पर
इस और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r माइनस वन। तो ये तो बेसिक सा फॉर्मूला था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, जो कि हम जानते तो पहले थे। तो उसकी वजह से E1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस l स्क्वायर। ठीक है, ये चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, इनके बीच में डिस्टेंस r माइनस l है, उसको स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह बच्चों E2 क्या होगा बच्चों, E2 क्या होना है, E2 होना है हमारा इस डायरेक्शन में, जो कि माइनस चार्ज की वजह से हो रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी है, माइनस चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस l। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस माइनस चार्ज की वजह से, ये 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l के साथ। क्लियर है ना बच्चों, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ध्यान में रखिएगा। दोनों दोनों चार्जेस में बारी बारी उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, प्लस वाले ने उधर Q लगाया, माइनस वाले ने इधर Q लगाया, प्लस वाले ने E1 लगाया, माइनस वाले ने E2 लगाया। ओके, ये तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कि दोनों ने कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। स्टेप 2 हमारा क्या ध्यान रखना, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, उस पॉइंट पर लगने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये वाली फील्ड इधर है, ये वाली फील्ड इधर है, कौन कम होगी कौन ज्यादा होगी ये भी बता चुके हैं कि E1 जो है ग्रेटर है बच्चों, और E2 ज्यादा, और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट अपोजिट। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो माइनस होकर ही आएगी। क्या होकर आएगी, माइनस होकर ही आएगी। तो माइनस होने की वजह से क्या हुआ, माइनस होने की वजह से मतलब उस पॉइंट P पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फाइंड द रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P, we subtract the weaker field from the stronger field। उस पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ज्यादा वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ये जो हमारा है बच्चों, ये इक्वेशन याद रखना कि इस पॉइंट पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E1 माइनस E2 है। ठीक है, इसी E1 को माइनस कर देंगे E2 से, इसी E1 में से माइनस करेंगे E2 को इस इक्वेशन में पुट करके। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, इन्हीं की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। आगे बढ़ो, चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूट एंड फैक्टर। जब हमें E1 की वैल्यू, ये जो इक्वेशन अभी आपका रिजल्टेंट वाला था E1 माइनस E, तो देख लीजिएगा ये पीछे करके E1 की कितनी वैल्यू थी, E1 की वैल्यू हमने रखी माइनस कर रखा, E2 की वैल्यू रखी। ठीक है बच्चों, तो एक स्टेप मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए इसके बाद में एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। पहले तो ये होना था, फिर उसके बाद आप E इज इक्वल टू क्या करते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों Q अपॉन, सॉरी ये ग्रीन हो गया, क्या ध्यान रखिएगा। ठीक है, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्यों है, तो इस बात का ध्यान दीजिए बच्चों। उसी के बाद देखिए क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ से माइनस, और एज वेल एज क्यू भी, सॉरी माइनस में कर रहा हूं, कॉमन है, और दोनों तरफ से क्यू भी कॉमन है। इसको क्या किया मैंने, ब्रैकेट के बाहर कर, ये तो ब्रैकेट के अंदर आपको ये लिखेगा, मैथमेटिकली होगा ना, बिल्कुल होगा, मैथमेटिकली होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा स्टेप हमारा इसके बाद का क्या है, फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, फिर इन दोनों को आपस में कर दो बच्चों। यही आप करते हैं, यही आपस में करते हैं आप। इसका मल्टीप्लाई इसमें ये हो गया, माइनस 20 में है, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई लेकर के ये दिखा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, देखिए स्टेप हमारा बढ़ रहा है, ये भी स्टेप आई होगा क्लियर हो गया होगा, ये तो क्लियर नहीं था, ये भी क्लियर हो गया। स्टेप थर्ड में हमारा क्या काम है, स्टेप थर्ड में हमारा काम है कि इसको इसके स्क्वायर को क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो वही हमने किया, r प्लस l का होल स्क्वायर हमने किया है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl मैंने कर दिया, माइनस लगा, माइनस लगाया मैंने, r माइनस l का होल स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2r होगा, ये आप जानते हो। ठीक है, बाकी चीजें आगे क्यों अपॉन 4 का एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। नीचे देखिए क्या है बच्चों,
आर माइनस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो बच्चों, ये फॉर्मूला था आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी और दोनों पर आपने स्क्वायर लगा दिया तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होल स्क्वायर में फिर आएगा। समझ गए, आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये माइनस देखिए मैंने कर दिया। अब क्या करोगे, ये जब माइनस बच्चों जब अंदर जाएगा ना, या कह लीजिए ब्रैकेट को जब तोड़ेगा तो आर माइनस में हो जाएगा। ध्यान रखना क्या होगा, देखो मैं अपने इसमें पेन चलाने जा रहा हूँ, तो जिसको यहाँ तक नोट करना कर लेगा। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये किस वाले ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये आर माइनस में हो जाएगा, ये एल भी बच्चों माइनस में हो जाएगा, ये टर्म प्लस में हो जाएगा बस। ठीक है, तो वही मैंने दिखाया है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या प्लस 2r है और इधर से प्लस 2r है। तो टोटल कितना हो गया 4 या प्लस 4r एल हमारा बचा। ठीक है, और नीचे की चीजें जैसे हमने बताई थी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का पावर 2। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों। देखिए अब क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी तक हमारा क्या बचा था, अभी तक तो हमारा ये बचा था ना कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था हमारा 2r l प्लस 2r l कितना हो जाएगा आपका, यही था ना 2r l प्लस 2r l, सॉरी ये डिवाइडेड बाय कितना था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बच्चों ध्यान देना, बल्कि इसमें से बन के है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2r l प्लस 2r l, यही बना है आपका 4r l। बाकी आगे की चीजें ये जो क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसमें तो वो दिया इसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अलग कर दिया है, इधर से क्या किया इन दोनों को जब जोड़ दोगे 4r l बनेगा, नीचे की चीजें ऐसे चीजें। ठीक है, अब एक चीज आप जानते हो, इस 4r l को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 4r l को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी ये जो क्यों है ना, अब देखो इसके अंदर हम क्यों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ये चीज देखेंगे समझ लीजिए, फिर हम उसको और अच्छे से रीअरेंज करके लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो क्यों है इसको अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर इसके साथ रख दें तो क्या हो जाएगा 4 QRL। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R। अब आप जानते हो 2QL क्या होता है, 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जानते हो क्यों क्या होता है कि, ठीक है, इंटू 2R बच जाएगा। बच्चों डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जानते हो, E इज इक्वल टू 2QL, ये होता है ना, यही चीज तो हमने बताया आपको 2QL। तो 2QL की जगह आप क्या लिख दिए, 2QL की जगह आपने लिख दिया P इंटू 2R, इसकी जगह P लिख दिया और जो 2R है ऐसा इसका। ठीक है, तो यही होने जा रहा है अगले स्टेप में। ठीक है, तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ 4/4 का एप्सिलॉन नॉट Q मैंने अंदर कर दिया, 2QL को मैंने इससे रिप्लेस करना है, हमको P से रिप्लेस करना है, तो इसकी जगह मैं P रखूंगा, बाकी 2R नीचे की जो चीज टर्म्स में एज इट इज लेंगे। समझ गए ना बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इससे। अब आप जैसा कि जानते हो कि P की वैल्यू कितनी होती है, तो Q इंटू 2L की जगह हम P रख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे बाबू, P मैंने रख दिया। बाकी ये जो तो यहाँ जब P रख दोगे तो कैसा दिखेगा ये, सिर्फ ऊपर की मैं बात बता रहा हूँ बाकी नहीं। यहाँ जब P रखोगे P इंटू R, इसको कैसे लिख दिया यहाँ पर इसमें 2PR करके। ठीक है, इसने कैसे लिख दिया यहाँ पर इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म को देखिए Q इंटू 2L इंटू 2R, इसकी जगह तो आपने P रख दिया, इतने भी जगह आपने P रखना है, P इंटू 2R हो जाएगा, P इंटू 2R हो जाएगा, इसे को फिर से कैसे लिख दिया 2PR करके यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर ये इक्वेशन होने के बाद आपको ये इक्वेशन पर पहुंच जाना है कि नहीं। बाकी चीजें आगे देखो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, इधर की चीजें देखी बस हमने थोड़ा बहुत चेंजेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ठीक है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों।
ठीक है, आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लिखते रहिए, बनाते रहिए। तो बच्चों ये जो शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों की जो डाइपोल होता है उसके बीच, उनके चार्जेस के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, और कंपैरेटिवली जो पॉइंट होता है, जो जहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज होता है, क्यू नॉट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है एक्सियल पोजीशन पर, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सियल में डाइपोल होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंसेस होती है बहुत ज्यादा कम होती है, और जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा दूर होता है। मीन्स हमारे एक्चुअल पोजीशन पर जो पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर होता है। मीन्स कहने का ये है कि जो एल है हमारा बच्चों, ये जो हमारा एल है ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है आर की कंपेयर में। इसको याद रखिएगा, जो एल है हमारा मतलब डाइपोल, इसके सेंटर से एक चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू आर। ठीक है, तो इस केस में हम इसके एल स्क्वायर को लगभग लगभग जीरो कह सकते हैं। एल स्क्वायर को लगभग लगभग हम क्या कह सकते हैं? जीरो कह सकते हैं, क्योंकि जो एल की वैल्यू होती है वो 0 पॉइंट समथिंग में आती है। अब 0 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब 0.2 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना आएगा? 0.04 आएगा, मींस और भी छोटा हो गया। तो इसी तरह आप देख सकते हो ये 0.2 और 0.04 कौन छोटा है? जो ये छोटा, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एल है वो आर के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। अब एल का जब स्क्वायर करोगे तो वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब तो इसको आप लगभग लगभग जीरो के अप्रॉक्स ले सकते हो, आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एल हमारा है तो बहुत छोटा है से, और उसको लगभग हम जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान देना है। जैसे रियल वर्ल्ड कंडीशन अगर हमें देखें तो देखिए क्या हमें देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, in practical applications, point T is much farther away than the any microscopic distances between the charges. Therefore, R is very, very small than L. यही मैंने कहा अभी, L है वो R से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है बच्चों। ठीक है, तो इस केस में जो R माइनस सॉरी R is very very smaller than सॉरी L is very very smaller than R। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि आप L स्क्वायर को लगभग लगभग बच्चों जीरो के अप्रॉक्स ले सकते हो। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा डिनोमिनेटर, जो अभी आपने हाल ही में भी जो फॉर्मूला देखा, थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला देखा, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर, तो उस फॉर्मूले में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसमें जो एल स्क्वायर में इसको हम जीरो लेने जा रहे हैं। मतलब कि आर स्क्वायर एल की जगह हमको जीरो रखना है, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये तो जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो ये स्क्वायर सिर्फ आर स्क्वायर के साथ चला जाएगा और बन क्या जाएगा? आर पावर 4 बन जाएगा। जब ये आर पावर 4 बन गया बच्चों, तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर, जहां पहले आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वहां अब क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा क्या? आर पावर 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आर पावर 4 इन द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब अब डिनोमिनेटर में हमारे क्या हो जाएगा? आर पावर 4 हो जाएगा, जो कि ऊपर जो न्यूमरेटर में एक आर बचा था, 2pr बचा था ना, बट 2pr बचा था ना पिछले फॉर्मूले में। पिछले फॉर्मूले में देखिए आप, ऊपर ये क्या बचेगा? 2pr, और नीचे नीचे हम क्या लिख दिए हैं? नीचे हमारा आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एल की जगह कुछ नहीं है, सिर्फ आर स्क्वायर, और वो आप उसका होल स्क्वायर कर करोगे तो आर पावर 4। तो ओवरऑल नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है आर पावर 4 बचा, और ऊपर अभी क्या है हमारा? 2pr है। तो वही मैं कह रहा था कि एक आर ऊपर से नीचे के 4 आर में से कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना आर बचेगा बच्चों? 3 आर बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका फाइनल फॉर्मूला होता है, ए आर नीचे 4 आर कट गया, ऊपर का आर जो है नीचे बचा सिर्फ 3 आर। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो आपका फॉर्मूला बना है, यही आपका फाइनल फॉर्मूला है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन और इन डाउन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों? डायरेक्शन रूल क्या कहता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। The net electric field E on the axial line is always in the exact same direction as the dipole moment vector P। जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E1 की डायरेक्शन में था, है कि नहीं? क्योंकि E1 बड़ा था बच्चों, E1 की डायरेक्शन में था, और उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट भी होगा, याद रखना। ये जो हमारा E1 इस डायरेक्शन में था, E2
इस डायरेक्शन में था, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट होता है। तो याद रखना जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इस केस में वो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, वही मैंने लिखवाया। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यही फॉर्मूला आप याद कर लीजिए डेरिवेशंस में। तो ये यही तक आपका डेरिवेशन था, आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम जो देखने जा रहे हैं, देखिए उसे, एक सिंगल चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम होता रहता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रेट से, ठीक है। कहने का मतलब आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होती रहेगी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन डाइपोल के केस में क्या होता है, आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही तेजी से कम होगी। क्या होगी? बहुत ही तेजी से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मींस एक सिंगल चार्ज और एक डाइपोल की अगर हम बात करें तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ने पर सिंगल चार्ज के कंपेयर में बहुत तेजी से कम होती है। इस बात को ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। अब उसी को मैंने ग्राफ में दिखाया है कि देखिए जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कम हो रहा है, तब एक सिंगल चार्ज के केस में। लेकिन एक डाइपोल के केस में आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेजी से कम होगी। यहाँ देख सकते हो ग्राफ ये थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ ये जो ग्राफ है बहुत ज्यादा थक गया है, ठीक है। तो ये हमें यही बता रहा है कि ग्राफ हमको यही बता रहा है डायपोल के केस में डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम होती है, यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्पीड से कम होती है, कम कई रेट से कम होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखवा रखा हुआ है, द फिजिकल इम्प्लीकेशन, द फिजिकल इम्प्लीकेशन, a dipole's electric field drops off significantly faster over distance। एक डाइपोल में जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो बहुत तेजी से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता रहता है, ठीक है। Because the positive and negative charges are together, their individual fields almost completely cancel each other out at a microscopic distances। कहने का मतलब ये है एक में एक में ज्यादा पास पास होते हैं, आपस में भी ये खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसिल कर देते हैं। जो बचती हैं वो बहुत कम फील्ड लाइंस बचती हैं उन डिस्टेंसेस पर जाने के लिए, ठीक है। यही मेरा कहने का मतलब है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, जो ना समझ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं अब पढ़ूंगा आगे, ठीक। आगे क्या हम यहाँ तक टॉपिक खत्म हो गई। अब कुछ क्वेश्चन से देखिए, तो ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट of moment 6 into 10 power minus 8 coulomb is placed on x-axis. Find electric field at 20 centimeter। कहने का मतलब यहाँ बच्चों क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ई दे रखा है। मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना, ये हालांकि करना आप ही को, दो में मैं हिंट दूंगा, बाकी में तीन में आप मुझसे फाइंड आउट कीजिए क्या दिया होगा। दो में मैं हिंट दे रहा हूँ, ये देखिए पी दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए 20 सेंटीमीटर की, मतलब आर भी आपको दे रखा है, कितना है 20 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदल सकते हैं, इसको क्या करूँ तो बच्चों मीटर में बदलो, क्योंकि एसआई यूनिट में लाना बहुत जरूरी होता है कैलकुलेशन करने के। तो अब ये दिया है आर दिया फॉर्मूले में रखो, अभी तो आपके फॉर्मूला लाया ना, जो फॉर्मूला 1/4 होती है अपॉन आर क्यूब, ई भी दिया है आर भी दिया है, बस कर देना 1/4 की वैल्यू तो आप जानते ही हो। अब क्या है बच्चों, डायगोनल दूसरा वाला देखिए, पहला वाला मैंने हिंट दे दिया क्या आपको करना है, दूसरा वाला डायगोनल है चार्ज प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम्ब। एक डायोड के पास कितना चार्ज है बच्चों, प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम्ब है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्यू हमको दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है 4 × 10 पावर माइनस 6 कूलम्ब। तो चार्ज तो इतना दिया है, तो क्यों दे रखा है, और क्या दिया हुआ है आपको, सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब इन डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस हो कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब एल, एल कितना होगा हमारा, दोनों के बीच में अगर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, अगर एक डायपोल बच्चों आप जानते हो ना, ये डायपोल का माइनस चार्ज, ये डायपोल का प्लस चार्ज, इनके बीच में अगर 4 सेंटीमीटर है तो एल कितना होगा, एल तो हाफ हो जाएगा ना 4 का, 2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी हमें किसमें लाना होगा,
मीटर में ऐसा यूनिट में लाना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन करने में इसी चीज का ध्यान देना है कि सेंटीमीटर वगैरह में नहीं लेना है, ठीक है। तो एल की वैल्यू भी आपको दे रखी है कि डायगोनल्स बीच में जो सेपरेशन है वो 4 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी। इन मीटर 0.02 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 30 सेंटीमीटर। कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वन में इतनी चीजें दी है, बाकी आपको फॉर्मूले में सिर्फ रखना है। तो Q और L तो यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो जो आप फॉर्मूला अभी याद किए थे क्या था, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube। इस p की जगह क्या लिख दोगे, p की जगह 2k लिख दो बस। Q तो दिया ही है, L भी दिया है, p की जगह ये रख देना या p अलग से निकाल देना पहले, फिर इस फॉर्मूले में रखना। ये काम आपको करना है। और बचे ये जो 3 क्वेश्चन है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। दो मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप करोगे, ठीक है। बाकी आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। अच्छे से तैयारी कीजिए, इन पूरे टॉपिक्स की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।